सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम लोग जो टॉपिक लेके डिस्कस करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इंटरव्यू देने जाएंगे। देखो यहाँ पे हम लोगों क्या टॉपिक में मेंशन किया, टॉप 50 एलसीएमएस इंटरव्यू क्वेश्चन। तो अगर आप एक क्वेश्चन को पिपट करके जाएंगे तो आपका अगर कोई भी इंटरव्यू देने जाएंगे क्यूसी पे तो आपका ऐसे टाइप क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। इससे तो एक दो क्वेश्चन कॉमन आएगा, मैक्सिमम एक क्वेश्चन भी आपको पूछेंगे। तो देखो फर्स्ट हम लोगों जैसे क्वेश्चन क्या क्या कवर करेंगे इसमें एलसीएमएस में। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एलसीएमएस। देन हम लोगों का कवर हो जाएगा व्हाट इज वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ एलसीएमएस। और जो कॉमन क्वेश्चन पूछते हैं मास टू चार्ज रेशियो, ये एक इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है एलसीएमएस का रिगार्डिंग। सेकेंड आपका ऐसे ही जो कौन सा कंपोनेंट कौन सा है, जैसे आपका और क्वेश्चन है रिटेंशन टाइम क्या है, लिनियरिटी मेथड डेवलपमेंट का टाइम कैसे यूज करते हैं। आपको तो कॉमन क्वेश्चन ए भी आइसोकेटिक क्या है, ये एक इंपॉर्टेंट टाइप क्वेश्चन है। ब्लैंक सॉल्यूशन क्या है, उसके साथ साथ आपको इंजेक्शन वॉल्यूम पूछेंगे और पूछ सकते कॉमन सॉल्वेंट कौन सा यूज होता है एलसीएमएस में। तो ऐसे टाइप में टॉप 15 क्वेश्चन लेके आए आपके लिए। देखो टॉप 15 क्वेश्चन जो है यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किया गया है। देखो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज एलसीएमएस, सो एलसीएमएस है क्या। देन व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एलसीएमएस, सो बेसिक प्रिंसिपल क्या है आपका। देन व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ एलसीएमएस। दोनों पे डिफरेंस रहता है भाई, कौन सा वर्किंग प्रिंसिपल कौन सा बेसिक प्रिंसिपल हो आपको पता चलना चाहिए। सेकेंड क्या है ना, व्हाट इज द मास टू चार्ज रेशियो। देन व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ मास स्पेक्ट्रोस्कोपी इन एलसीएमएस, ये भी कंपोनेंट एंड कंपोनेंट का यूटिलिटी क्या है वो भी इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द रिटेंशन टाइम ऑफ एलसीएमएस। देन व्हाट इज द लिनियरिटी इन मेथड वैलिडेशन इन एलसीएमएस। देन व्हाट इज प्लासिबो, ये जो प्लासिबो है ये और एक टाइप क्वेश्चन है। देन आपका क्या है व्हाट इज द रोल ऑफ मोबाइल फेज इन एलसीएमएस, मोबाइल फेज का रोल क्या रहता है। देन देखो 11 नंबर है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रेडियंट एंड आइसोक्रेटिक मोड इन एलसीएमएस। व्हाट इज ब्लैंक सॉल्यूशन, व्हाट इज द डाइल्यूएंट, व्हाट इज द इंजेक्शन वॉल्यूम एंड व्हाई द मिथानॉल एंड एसीटोनाइट्राइल कॉमनली यूज इन एलसीएमएस। जैसे आपका मैं एलसीएमएस का ऑल पार्ट, ये जो 15 क्वेश्चन में ऑल पार्ट आपको 1 बाय 1 डिस्कस कर दूंगा। अब वीडियो फर्स्ट से लास्ट तक देखो, कुछ डाउट आए वो कमेंट पे आप जरूर लिखो, मैं आप लोगों के साथ हूं, ठीक है ना। चलो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों देखते। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है ना, व्हाट इज एलसीएमएस। देखो एक कॉमन एलसीएमएस इंस्ट्रूमेंट है जो साइएक्स का इंस्ट्रूमेंट है, ये आपका मास पार्ट है और ये आपका एचपीएलसी पार्ट है। और इसमें आपका क्या है ना, इसमें जो कंप्यूटर का पार्ट है, क्योंकि इसमें आपका डाटा एनालिसिस करके हम लोग देखते हैं क्या रिजल्ट है। तो देखो एलसीएमएस अगर आपको सिंगल आंसर देना है तो एलसीएमएस कंबाइन द सेपरेशन पावर ऑफ हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी मींस एचपीएलसी विद द डिटेक्शन पावर ऑफ मास स्पेक्ट्रोमेट्री। मींस देखो जो एक इसका डिटेक्शन पावर रहता है और इसका सेपरेशन पावर रहता है, वो दोनों को कंबाइन करके एलसीएमएस प्रिपेयर किया गया है, ठीक है ना। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन देखो आपका ऐसे ही सेकेंड क्वेश्चन आया है व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एलसीएमएस। बेसिक प्रिंसिपल आप क्या बताएंगे ना, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी इन्वॉल्व इन टू मेन फेज। एक आपका मोबाइल फेज होता है, एक स्टेशनरी फेज होता है। मोबाइल फेज में आपका क्या यूज होता है, जैसे मिथानॉल एसीटोनाइट्राइल, और मोबाइल फेज पे यूज होता है बाफर यूज होता है। बाफर क्यों यूज होता है, क्योंकि पीएच का स्टेबल रखने के लिए बाफर यूज होता है। जनरली बाफर एलसीएमएस में यूज होता है, जैसे एमोनियम फॉर्मेट यूज होता है, एमोनियम एसीटेट यूज होता है, एमोनियम एसीटेट का सॉल्यूशन होता है। उसके साथ साथ हम लोगों का फॉर्मिक एसिड इन कॉमन फॉर्मिक एसिड इन वाटर यूज करते, ठीक है ना। तो ऐसे स्टेशनरी फेज कॉलम पैक विद वेरी स्मॉल पार्टिकल एंड देन मास स्पेक्ट्रोस्कोपी एनालिटिकल टेक्निक दैट मेजर टू मास टू चार्ज रेशियो ऑफ द चार्ज पार्टिकल। तो मास टू चार्ज रेशियो को बारे में आपको पता चलना चाहिए, ये आपका बेसिक प्रिंसिपल। अभी हम लोग अगर इसको देखेंगे वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, ये और एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। वर्किंग प्रिंसिपल कैसे होता है, देखो हमारा इंस्ट्रूमेंट देखे क्या ना, इंस्ट्रूमेंट में एक आपका एचपीएलसी है, एक क्या है आपका ना मास है, और वो दोनों को क्या मास आपका क्या करते और
HPLC क्या करते, वो आपको अच्छा से याद रखना है। देखो फर्स्ट क्या है, एमएस वर्क बाय आयोनाइजिंग केमिकल कंपाउंड टू जनरेट चार्ज मोलिक्यूल and molecule fragment and measuring their mass to charge ratio. So मास टू चार्ज रेशियो आपको पता चलना चाहिए। मास टू चार्ज, सोचो आपके पास एक कैल्शियम 2+ मोलिक्यूल है, इसका मास है आपका 40, कैल्शियम का मास हमें पता है 40, और क्या M/Z रेशियो जो होता है, क्या Z मीन्स आपका कितना केटाउन, ये जो आपका Z मीन्स इसका जो फॉर्मल चार्ज, देखो 2+ है तो 40 डिवाइडेड बाय 2, तो आपका क्या हो जाएगा 20, टेंटेटिव 20 हो गया M/Z वैल्यू। तो ये है आपका मास बाय M/Z रेशियो, मास बाय चार्ज रेशियो होता है, ठीक है ना। देन द कंपोनेंट ऑफ सैंपल आर आयोनाइज्ड बाय वन ऑफ वैरायटी ऑफ मेथड, ये आप इंस्ट्रूमेंट में जब देखेंगे डिफरेंट टाइप मेथड पे उसको टेक्निक यूज करते हैं, कभी आपका क्या जो हमारा पोटेंशियल चेंज करते हैं, उसके बाद आपका डिफरेंट टाइप ऑफ मोबाइल फेज चेंज करते हैं। देन द आयन आर सेपरेटेड अकॉर्डिंग टू देयर मास टू चार्ज रेशियो इन एन एनालाइजर बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एंड द आयन आर डिटेक्टेड यूजुअली बाय ए क्वांटिटेटिव मेथड। द आयन सिग्नल इज प्रोसेस into a mass spectroscopy। जैसे देखो ये HPLC से आया है, HPLC मीन्स आपका HPLC का जो कॉलम यूज होता है, मोबाइल फेज यूज होता है, उससे डायरेक्टली आके मास पे इंजेक्ट किया गया है, और मास पे इंजेक्ट करने को बाद आपका क्या ना ये आयन से चार्ज दिख रहा है, डिफरेंट कंपाउंड का आयन, एंड इसमें क्या ना एक Q1 रहता है, Q1 मीन्स आपका डायरेक्ट M+ मास मिलता है, देन Q2 उसका फ्रेगमेंट मिलता है, एंड Q3 में उसका पर्टिकुलर कितना कंपोनेंट प्रेजेंट है वो आपको मिल जाता है। तो ये हमारा क्या जनरली वर्किंग प्रिंसिपल है LCMS का, ठीक है ना। समझ आया कॉन्सेप्ट? कुछ डाउट है तो कमेंट में जरूर लिखो, ये पार्ट आपको डाउट लग रहा है, ठीक है ना। चलो हम लोग को हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते। देखो व्हाट इज मास टू चार्ज रेशियो इन LCMS, मैं आपको बताएं, सोचो आपके पास क्या कैल्शियम 2+ आयन है, उसका मास आपका 40.08 AMU मींस एटॉमिक मास यूनिट। सो और DA डाल्टन होता है, जिसका क्या ना मास का यूनिट होता है, और फॉर्मल चार्ज क्या है 2। सोचो आपके पास Na+ मोलिक्यूल है, तो इसका फॉर्मल चार्ज क्या होगा, फॉर्मल चार्ज A+1 हो जाएगा। अगर सोचो कैल्शियम 2+ है, इसका फॉर्मल चार्ज +2 बोले, मैग्नीशियम 2+ है, तो आपका फॉर्मल चार्ज क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा। सो अगर आप कंसीडर करेंगे लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रूबिडियम, सीजियम, ए जो है S1 मीन्स आपका फर्स्ट जो हमारा पीरियोडिक टेबल पे सीरी ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप हाइड्रोजन से स्टार्ट होता है ना, तो ये सबका ही फॉर्मल चार्ज सबका ही क्या है ना +1 चार्ज है, क्योंकि इसका वैलेंसी +1 है। इसलिए ये सब में देखना हमेशा Li+, Na+, K+, Rb+, Cs+ रहता है। ऐसे ही आपका क्या ना सोडियम के बाद अगर क्या लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, ये सब का आपका क्या है ना +2 चार्ज है फॉर्मल चार्ज। ये आपका +1 चार्ज, ये एल्कालाइन मेटल, एल्कालाइन अर्थ मेटल +2 चार्ज है। ये आपको याद रखना है फॉर्मल चार्ज किसका क्या होता है। जैसे आपका क्या है ना सोडियम का अगर आप मोलिकुलर वेट बताएंगे कितना है 23 है, ये इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये जो जनरली सोडियम, पोटेशियम डिफरेंट कंपाउंड के साथ मिक्स होता है एंड उसका आपको मास दिखाता है, वो मास भी आपको याद रखना है। समझ आया ना। तो चलो देखो फॉर्मल चार्ज में क्या बताया Z2। सो मास टू चार्ज रेशियो मीन M/Z होता है, जो यूनिटलेस होता है। जनरली ये क्या है 20.04, इसलिए 20.04 के बाद कुछ यूनिट ऐड नहीं किया गया है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, वो क्वेश्चन के तरफ जाते हैं। नेक्स्ट 5th नंबर क्वेश्चन, व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ मास स्पेक्ट्रोस्कोपी इन LCMS। और एक टाइप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो कंपोनेंट में कौन सा कंपोनेंट, एक आयन सोर्स यूज होता है, एनालाइजर यूज होता है एंड डिटेक्टर यूज होता है। आयन सोर्स कौन सा है ना, व्हिच कैन कन्वर्ट गैस फेज सैंपल मॉलिक्यूल इनटू द आयन।
में हमारा लेक्चर नंबर 1 एंड लेक्चर नंबर 2 में अच्छा से डिस्कस किया बेसिक प्रिंसिपल को बारे में, इसको बारे में भी डिस्कस किया। वहां पे जाके भी आप देख सकते हैं बेसिक फंडामेंटल जो पार्ट है वहां पे मैं कवर किया, और उसमें और भी कवर किए क्या कैसे आपका एलसीएमएस का एचपीएलसी का क्या डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस क्या होता है वो भी आपको पता चलना चाहिए, क्योंकि हम लोगों जो देख रहा हो व्हाट आर द मास स्पेक्ट्रोस्कोपी स्पेक्ट्रोमीटर इन एलसीएमएस, ऐसे आपका एचपीएलसी के बारे में भी आपको पता चलना चाहिए। मैं बेसिक डिफरेंस आप लोगों को बताया लेक्चर नंबर 2 पे जाके आप देख सकते हैं, हमारा इसका पहला वाला वीडियो है, ठीक है ना। देखो सेकंड क्या है ना, एनालाइजर where ion are separated according to their mass to charge ratio by applying electromagnetic field। मैं एक एग्जाम देने गया था, वो एनवायरमेंटल का एग्जाम था सीपीसीबी का, वहां पे ऐसे टाइप क्वेश्चन आता है। सिर्फ आपका जो मास का थ्योरी बेसिस अगर क्वेश्चन है, जो कौन सा फील्ड अप्लाई होता है एलसीएमएस में, कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, और डिफरेंट टाइप जो है ऐसे टाइप जो इसमें हमारा क्या ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड अप्लाई होता है, अप्लाइंग बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। मल्टीपल चॉइस डिफरेंट टाइप क्वेश्चन आया था, उसमें हम लोगों को देखे। देन क्या है डिटेक्टर where ion are counted that calculating the abundance of each ion present। इतना आयन प्रेजेंट है उसका एबंडेंस रेशियो निकलता है, और जो मैक्सिमम आयन प्रेजेंट होता है उसका ऊपर आता है। तो ये है डिटेक्टर। तो जनरली कंपोनेंट आयन सोर्स, एनालाइजर एंड डिटेक्टर, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द रिटेंशन टाइम इन एलसीएमएस। और एक इंपॉर्टेंट टाइप क्वेश्चन है रिटेंशन टाइम। आरटी क्या है, आरटी होता है क्या जनरली क्या हम लोगों को आरएफ फैक्टर को बारे में आपको पता चलना चाहिए। जो कोलम क्रोमेटोग्राफी में थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी होता है, ये आपका क्या ना एक टीएलसी प्लेट है, ये आपका टीएलसी प्लेट है। तो एक स्पॉट किया, 2 स्पॉट किया, 3 स्पॉट किया, ये थिन लेयर क्रोमेटोग्राफिक प्लेट है। तो इसमें क्या ना ए सोचो आपका कंपाउंड ए है, ए सोचो आपका कंपाउंड बी है, और आपका क्या है ना ए रिएक्शन मिक्सचर है, ठीक है ना। सो ए कंपाउंड का स्पॉट आपका सोचो यहाँ पे गया, बी कंपाउंड का स्पॉट सोचो यहाँ पे गया, और आपका जो रिएक्शन मिक्सचर का जो प्रोडक्ट है ये आपका रिएक्शन मिक्सचर मींस आपका ए प्रोडक्ट है, ए प्रोडक्ट है, ठीक है ना। और ए का इसमें भी थोड़ा सा प्रेजेंट है और इसमें भी थोड़ा सा प्रेजेंट है। सो ये थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी पे दिखा रहा है मुझे ए बी एक रिएक्शन मिक्सचर, टोटल 3 स्पॉट मिल रहा है मुझे, जो क्या एलसीएमएस में मींस कॉलम क्रोमेटोग्राफी में भी मैं सेपरेशन कर सकते। हम लोगों मैन्युअली जो कॉलम किया हमारा एमएससी प्रैक्टिकल का टाइम, तो उसी टाइम पे ऐसे कॉलम रहता था। यहाँ पे क्या ना सिलिका बेड के साथ बाइंड रहता है, और इसमें पहले सिलिका देके फिलअप करते, उसके बाद हम लोगों क्या एक कंपाउंड को यहाँ पे देते एंड देन यहाँ पे कॉटन बेड दे देते, और इसमें सॉल्वेंट डिफरेंट टाइम सॉल्वेंट पास करते। एंड जो जिस सॉल्वेंट में हमें ए मिला है उसका लोअर रेशियो का सॉल्वेंट हम लोग को यूज करते हैं। अगर स्ट्रॉन्ग नॉन पोलर है तो उसका थोड़ा सा नॉन पोलर से हो जाएगा, ऐसे होता है। तो ये जब हम लोगों का सेपरेशन मिलता है, यहाँ पे हम लोगों कलेक्शन करते टेस्ट ट्यूब देके, एंड 1 by 1 स्पॉट लेने के बाद हम लोगों इसको भी सेपरेशन करते, इसको भी सेपरेशन करते, और इसको भी सेपरेशन करते। ये कॉलम क्रोमेटोग्राफी का एक टेक्निक है। इसी टेक्निक के में हम लोगों 3 को सेपरेशन करते। इसमें मैं आप लोगों को क्या बताया, आरएफ फैक्टर मींस रिटेंशन फैक्टर क्या है ना। रिटेंशन फैक्टर यहाँ पे भी क्या होता है ना, मोबाइल फेज यूज होता है एंड स्टेशनरी फेज यूज होता है। मोबाइल फेज कौन सा है ना, मोबाइल फेज जिसमें ये जो आपका सॉल्वेंट जा रहा है, इसमें जो सॉल्वेंट तक आप डीप किया, ये जो सॉल्वेंट यूज किया, ये आपका क्या है ना मोबाइल फेज। और स्टेशनरी फेज कौन सा है ना, स्टेशनरी फेज ये जो आपका टीएलसी प्लेट, ये आपका स्टेशनरी फेज है, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी प्लेट, ठीक है ना। तो आपका क्या होता है जनरली ये मोबाइल फेज कितना दूर तक गया है, और कंपाउंड आपका देखो यहां से इतना दूर तक आपका मोबाइल फेज आया है, और कंपाउंड इतना दूर तक आया है, तो इसका जो रेशियो होता है वो रेशियो होता है रिटेंशन फैक्टर, ठीक है ना, समझ आया ना। सो देखो आरटी फैक्टर क्या है ना, इन एलसीएमएस
retention time refer to time intake for specific compound to travel through chromatographic column and reach the detector. Means क्या ना, specific compound to travel through the chromatographic column and reach the detector helps identify the compound. ये आपका retention time है। आया ना समझ? चलो हम लोग हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाके देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है ना, व्हाट इज द लिनियरिटी इन मेथड वैलिडेशन इन एलसीएमएस। सो लिनियरिटी मींस इन लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, मास स्पेक्ट्रोमेट्री, मेथड वैलिडेशन, लिनियरिटी refers to ability to the analytical method to produce result that are directly proportional to concentration. मीन्स आपका सिग्नल के साथ देखो कॉन्सेंट्रेशन का एक प्रोपोर्शनल है और ये आपका ऐसे कार्ब आया है। ये जो कार्ब आया है देखो यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, आप जो ये आपका लिनियरिटी रेंज है, ये जो लिनियरिटी रेंज। सो देखो यहाँ पे लिखा ही हुआ है जो सिग्नल जितना जाता है कॉन्सेंट्रेशन के साथ प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है। सो इसीलिए लिखा है लिनियरिटी रेफर्स to the ability of analytical method to produce a result that are directly proportional to the concentrations of analyte in the sample within a defined range. ये है आपका linearity method। समझ आया ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 7। सो क्वेश्चन नंबर 7 पे क्या है, व्हाट इज प्लासिबो। हम लोगों एलसीएमएस में जब डिटेक्शन करते, कुछ मेथड वैलिडेशन करते, उसमें प्लासिबो यूज होता है, एपीआई यूज होता है एंड उसका जो टेबलेट वो भी यूज होता है। तो प्लासिबो है क्या ना, प्लासिबो है मिक्सचर दैट कंटेंट नो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। मींस आपका एपीआई बट ऑल एक्सपीरियंस, मींस हम लोगों के पास जो कैप्सूल और टेबलेट होता है। सोचो मैं आपके पास हम लोग को टेबलेट लिए, सोचो एक टेबलेट क्या होता है, टेबलेट में जनरली क्या प्रेजेंट रहता है, प्लासिबो प्रेजेंट रहता है और क्या प्रेजेंट रहता है, एपीआई प्रेजेंट रहता है। बट हम लोगों को क्या पता है, जो ये जो टेबलेट है वाटर सोल्यूबल। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, वाटर सोल्यूबल जनरली नहीं होता है। तो ये टेबलेट कैसे सोल्यूबल होता ना, इसमें डिफरेंट टाइप सॉल्ट टाइप किया है, डिफरेंट टाइप प्लासिबो यूज किया गया है, जिसके वजह से ये आपका बॉडी पे मींस वाटर सोल्यूबल होगा। इसीलिए देखो आ मिक्सचर्स ऑफ कंटेंट एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट बट ऑल एक्सपीसियंस। मींस आपका एपीआई नहीं है, मींस आपका जो मेन एपीआई है वो एपीआई इसमें क्या ना प्रेजेंट नहीं रहता है प्लासिबो पे। एंड यूटिलाइज द रिसर्च इन रेफरेंस एंड स्पेसिफिसिटी। मींस सोचो आप एक कंपाउंड का मेथड वैलिडेशन करने जा रहे हो और मेथड वैलिडेशन करने को टाइम आपको क्या क्या नीड होता है, एपीआई आपको चाहिए, प्लासिबो चाहिए एंड आपको टैबलेट चाहिए। ओके, तो एपीआई आपका क्या है ना, एक सिलेक्टिव जाएगा पे आपका क्या, सिलेक्टिव प्लेस में आपका एक पीक देते हैं। प्लासिबो का क्या ना, प्लासिबो में एपीआई प्रेजेंट नहीं रहता है, मींस आपको ए पीक जो ए क्या ना एनडी रहेगा जनरली। और टेबलेट पे क्या रहता है ना, टेबलेट में भी आपका एपीआई प्रेजेंट है। और अगर कुछ इंप्योरिटी बना है जो हमारा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सोचो एक इंप्योरिटी बना है सॉरी ये जो इंप्योरिटी बना है, ये इंप्योरिटी आपका इंपॉर्टेंट है फार्मास्यूटिकल, जैसे क्या एनडीए में एनडीआर, ये सारे सो डिफरेंट टाइप नाइट्रोसोमिन इंप्योरिटी जो बनता है वो इंपॉर्टेंट रहता है। वो मैं आप लोगों को डिस्कस कर दूंगा नाइट्रोस। तो देखो हम लोगों का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है ना, व्हाट इज द रोल ऑफ मोबाइल फेज इन एलसीएमएस। मोबाइल फेज का रोल क्या है ना, द इंपैक्ट ऑफ सेपरेशन। अगर मोबाइल फेज आप सही से नहीं देखे लगाएंगे, मींस आपका ये जो एपीआई प्लासिबो टेबलेट, मींस आपका एपीआई का सोल्युबिलिटी देखना है मोबाइल फेज में, कौन सा मोबाइल फेज में आपका सोल्यूबल है, एसिडिक कंडीशन पे है, बेसिक कंडीशन पे है, वो आपको देखना है। देन क्या है, रिसोल्यूशन एंड रिटेंशन टाइम, इट्स मूव द सैंपल थ्रू द कॉलम। मींस आपका अगर कंपाउंड क्लीन सॉल्यूशन अगर नहीं होगा तो कॉलम पे पास नहीं होगा, कॉलम पे पास नहीं होगा तो आपको पीक आइडेंटिफाई नहीं होगा। इसलिए मोबाइल फेज का जो रोल है, इट इंपैक्ट सेपरेशन, रिसोल्यूशन एंड रिटेंशन टाइम एज इट मूव द सैंपल थ्रू द कॉलम।
समझ आया ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोगों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है ना, क्वेश्चन नंबर 10, व्हाई इज सोनिकेशन यूज ड्यूरिंग द सैंपल प्रिपरेशन इन एलसीएमएस। कभी कभार सोनिकेशन हम लोगों नहीं करते, अगर आप नहीं करेंगे तो क्या होगा, सबसे अगर आप लेंगे विदाउट सोनिकेशन आप इंस्ट्रूमेंट में कोई भी मोबाइल फेज यूज नहीं कर सकते, क्योंकि सोनिकेशन में क्या होता है ना, सोनिकेशन पे टू इंप्रूव एक्यूरेसी फुल्ली डिजोल्व द मटेरियल एंड एलिमिनेट एयर बबल्स। एयर बबल्स जो रहता है ए आपका निकाल जाता है सोनिकेशन करने के बाद। क्योंकि कभी कभार देखा गया अगर आप डायरेक्टली मोबाइल फेज लगा रहे और डायरेक्टली मोबाइल फेज यूज करने के बाद अगर कुछ एयर बबल प्रेजेंट हो जाता है तो आपका आरटी शिफ्ट हो जाएगा एंड आपका डिफरेंट रिजल्ट मिलेगा। इसीलिए आपको हमेशा के लिए सोनिकेशन करना जरूरी है। इसीलिए सोनिकेशन, व्हाई इज द सोनिकेशन यूज ड्यूरिंग द सैंपल इन प्रिपरेशन एलसीएमएस, ओनली फॉर एलसीएमएस के लिए नहीं है, एचपीएलसी भी जो यूज करते उसको भी जो सोनिकेशन का बहुत रोल रहता है। देन 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रेडियंट एंड आइसोग्रेटिक मोड इन एलसीएमएस। ये मुझे इंटरव्यू पे पूछा था, जो व्हाट इज द आइसोक्रेटिक मोड क्या है ना। आइसोक्रेटिक मीन्स कंपोजिशन रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द रन। मीन्स सोचो आप एसीएन लिए एंड वाटर लिए, एसीएन वाटर, तो आपका ये 1:1 लिए। आपका मोबाइल फेज जो होता है वो मोबाइल फेज में क्या ना ए कंपोजिशन मीन्स आपका कंटिन्यूअसली सेम मोबाइल फेज रन हो रहा है, वो है आइसोक्रेटिक। एंड क्या ना ग्रेडियंट क्या है ना, कंपोजिशन दैट मोबाइल फेज चेंजेस विथ टाइम। सोचो आप क्या है, मैं आपको जनरली बता रहा हूं, सोचो 0.0, 0.1, उसके बाद उसके बाद सोचो 5, उसके बाद 10, उसके बाद 15 एंड 20। सोचो आपका कोई कंपाउंड का क्या ना 20 मिनट का रन टाइम है कोई कंपाउंड का, तो आप जनरली क्या करते हैं ना 0.0 है, सोचो आपका फ्लो रेट है 0.5, सो ए आपका फ्लो रेट लिखे ml पर मिनट ये आपका फ्लो रेट है, ठीक है। तो आपका ये जो कॉलम पे पास हो रहा है ग्रेडियंट मींस मोबाइल फेज आपका ए एंड मोबाइल फेज बी आपका ए दोनों क्या ना शिफ्ट होगा। तो ये कैसे होता है 0.0, 0.1, 5। सो इसमें क्या है मोबाइल फेज पहले सोचो ए हमारा 50 है, ए भी आपका 50 है, देन सोचो ए भी 50, देन 5 मिनट में सोचो ए 20 दिए, ए 80 दिए, 10 मिनट में क्या ए 30 दिए, ए 70 दिए, देन आपका 20 में फिर से 50 एंड 50 दिए। ऐसे अगर हम लोगों ग्रेडियंट सेट करते जनरली 20 मिनट और सोचो ए 30 70 है, 50 50 मीन्स 15 से अगर एक्चुअली हम लोग करते हैं तो सोचो 10 पे ए 30, ए 50 दिए, 30 एंड 70, देन 15 पे हम लोगों फिर से 50 एंड 50 लास्ट में। क्योंकि हम लोगों का जनरली क्या होता है कॉलम पे इनिशियली जो मोबाइल फेज हम लोग रन करते एंड क्या 15 से 20 मीन्स और लास्ट में सेम मोबाइल फेज रन करते हैं कि कोई कॉलम का सेचुरेशन के लिए, इसीलिए आपका ऐसे मोबाइल फेज हम लोग कंसीडर करते हैं, ठीक है ना। सो देखो ग्रेडियंट मीन्स कंपोजिशन मोबाइल पे चेंज विद टाइम, मीन्स देखो टाइम के साथ साथ हमारा मोबाइल पे चेंज हो जा रहा है। एंड आइसोग्रेडिक मीन्स आपका ए फर्स्ट से 20 मिनट तक कंटिन्यू मोबाइल फेज ए क्या रहेगा 50 50 50 50 ऐसे ही रहेगा, मीन्स कुछ चेंज नहीं रहेगा, ए है आपका आइसोग्रेडिक, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, व्हाट इज द ब्लैंक सॉल्यूशन इन एलसीएमएस। ब्लैंक सॉल्यूशन है क्या, ब्लैंक सॉल्यूशन मींस आप एलसीएमएस का जब पीक आइडेंटिफाई करेंगे तो आपका ऐसे अगर पीक दिखा जाएगा तो ऐसे अगर सोचो ऐसे पीक दिखा दिए, ऐसे पीक दिखाए मींस आपका क्या है ए आपका कंपाउंड का पीक है और ब्लैंक सॉल्यूशन का पीक है, वो आपको आइडेंटिफाई करना है। हम लोगों का हमारा एमएससी का टाइम जो आईआर किया ना, आईआर का टाइम एक ब्लैंक लेते था ना, जो ब्लैंक लेने को बाद उसके बाद कंपाउंड का पीक लेते थे, उसको क्या माइनस करके, ऐसे यहाँ पे भी अगर हम लोग ब्लैंक देखते हैं तो ब्लैंक का पीक पहले देखते हैं, ब्लैंक का कहाँ पे बेस लाइन है उसका अकॉर्डिंगली हम लोगों क्या ना
डिफरेंट टाइप कंपाउंड को इंजेक्ट करते हैं। इसीलिए क्या, कंटेंट ऑल रिएजेंट एक्सिपिएंट्स एंड एनालाइट यूज्ड टू चेक फॉर कंटामिनेशन एंड इंटरफेरेंस। ये हम लोगों का इंपॉर्टेंट है, कंटामिनेशन एंड इंटरफेरेंस है क्या, वो हम लोगों को चेक करना है। ठीक है ना, समझ आया ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन। जो क्वेश्चन क्या है ना, हाँ 13 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज डाइल्यूएंट इन एलसीएमएस। डाइल्यूएंट क्या है ना, सॉल्वेंट यूज्ड टू प्रिपेयर टेस्ट of standard solution must be compatible with analyte and detector। जो डिटेक्टर हम लोग को यूज कर रहा हूं, जो हमारा क्या एनालाइट यूज हो रहा है उसमें क्या कंपेटेबल होना चाहिए। तो इसीलिए आपका क्या है, जो सॉल्वेंट हम लोग यूज करते हैं। देन व्हाट इज द इंजेक्शन वॉल्यूम इन एलसीएमएस। इंजेक्शन वॉल्यूम आपका पीक शेप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सोचो कोई कंपाउंड में आप 5 माइक्रोलीटर दे दिए इंजेक्शन वॉल्यूम, किसी पे आप 50 माइक्रोलीटर दे दिए, तो 5 माइक्रोलीटर पे अगर आपका पीक ऐसे आ गया, ऐसे थोड़ा सा ही दिखा है, और 50 माइक्रोलीटर पे आपका ये अच्छा से पीक आ सकते हैं। तो इंजेक्शन वॉल्यूम एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है ना। देन व्हाट इज द इंजेक्शन वॉल्यूम इन एलसीएमएस, द वॉल्यूम ऑफ सैंपल सॉल्यूशन दैट वाज एडेड टू द कॉलम एंड इन्फ्लुएंसेस द रिसोल्यूशन एंड पीक साइज। पीक का साइज आपको कैसे देखना है, वो आपको देखने के लिए क्या ना, इंजेक्शन वॉल्यूम मींस एलसीएमएस में कितना माइक्रोलीटर इंजेक्शन हो रहा है, कॉलम देके पास हो रहा है, वो आपको देखना है। ठीक है ना। 14 नंबर क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन हम लोगों का क्या है ना, ये सबसे इजी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या है, व्हाई मिथानॉल एंड एसीटोनाइट्राइल कॉमनली यूज इन एलसीएमएस। क्यों एलसीएमएस में जनरली मिथानॉल एसीटोनाइट्राइल यूज होता है, क्योंकि ये क्या होता है, बिकॉज टू दे आर लो विस्कोसिटी एंड यूवी ट्रांसपेरेंसी एंड गुड वाटर मिक्सिंग प्रॉपर्टीज। इसीलिए क्योंकि देखो एक इंपॉर्टेंट है, बहुत टाइम आप बता सकते हैं, जो डीएमएसओ क्यों एलसीएमएस में यूज नहीं हो रहा है, डीएमएफ क्यों नहीं यूज हो रहा है, क्योंकि ए जो है वाटर के साथ जो सोल्युबिलिटी नेचर रहता है उसमें क्या लो विस्कोसिटी होना चाहिए, देन यूवी ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, गुड वाटर मिक्सिंग प्रॉपर्टी होना चाहिए। तो ये आपका प्रॉपर्टी रहेगा तो आप यूज कर सकते। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट हम लोगों और थोड़ा सा आगे जाके देखते हैं हमारा फाइनल जो है। तो हम लोगों क्या किया ना, टोटल 15 क्वेश्चन डिस्कस किया। जो क्वेश्चन आपको मैं 1 पेज में दे दिए, इसको आप स्नैपशॉट लेके रखो। आप इंटरव्यू देने को टाइम एटलीस्ट ये क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लो। कुछ डाउट आए तो एक बार वीडियो को देखो, तो आप समझ जाएंगे कहां पे कैसे क्वेश्चन आपको पूछते हैं। और फाइनली बाय बाय, हम लोग मिलते हैं हमारा नेक्स्ट वीडियो पे। चलो ठीक है ना।